पीएम मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में खिताब किया और कहा कि नेपाल के लोग भी अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं और नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। इससे पहले वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के वजीर-ए-आजम के बीच लुम्बिनी में दो तरफा मुलाकात हुई। दोनों लीडरों ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और हिंद नेपाल के बीच मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर बातचीत की। इससे कबल वजीर-ए-आजम मोदी ने माया देवी मंदिर में हाजिरी दी। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। वहां एक स्पेशल पैकेज के तहत नौकरियों के लिए भेजा गया था। ये लोग वहां शांति के साथ रहना चाहते थे। वो उनका घर है, वो वहीं अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले सभी कश्मीरी पंडित भयभीत हैं, डरे हुए हैं। इस हादसे पे नाराजगी जताने के लिए जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस छोड़े गए और उन्हें उनकी ही कॉलोनी में ताला बंद कर दिया गया। क्यों? ये सही नहीं है। जिन अफसरों ने भी ये किया उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये राजनीति का नहीं, देश का मुद्दा है। कश्मीरी पंडित सुरक्षा चाहते हैं, उनके परिवार, उनके लोग वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अगर कश्मीर में रह रहे पंडितों को वहां सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडित वहां वापस आकर कैसे रहेंगे? किस भरोसे पे वो वापस अपने घर कश्मीर में आके रहने की सोचेंगे? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े वो करें। इसके लिए जितना भी खर्च हो वो खर्च किया जाए। प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी पंडितों पे लाठी नहीं चलाई जाए। हमें उन्हें गले लगाना है,
वो हमारे अपने हैं, उन पे टीयर गैस के गोले नहीं छोड़ने। और आतंकी और देश के दुश्मन ये समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें बख्शेगा नहीं भारत। आज देश के विभिन्न राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, दिल्ली में भी हैं। हम सबको मिलके उनकी सुरक्षा और उनके पुनर्वास का एक साथ मिलके काम करना है। पूरा देश अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ा है। जय हिंद। तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडित को कत्ल किया गया, उसके बाद पूरे मुल्क में आवाज उठ रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी कश्मीरी पंडितों के मसाइल पर बातचीत की और कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की है कि अगर कश्मीर में उन्हें बसाना है तो उनकी सिक्योरिटी का सरकार को पूरा ख्याल रखना होगा। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई रैली में राहुल गांधी ने मरकज की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज ने नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लागू करके मईशत को तबाह कर दिया है। राहुल ने दावा किया कि यूपीए ने मईशत को मजबूत करने के लिए कदम उठाए, लेकिन बीजेपी ने इन इकदामात को तबाह कर दिया। राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक दौलतमंद और सनतकारों के लिए, दूसरा गरीबों, कबायलियों, पसमानदा और कमजोरों के लिए। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का अमल मुकम्मल हो गया है। जराये के मुताबिक मस्जिद अहाते में मौजूद कुएं का पानी निकालकर वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने कई ठोस सबूत मिलने का दावा किया। ख्याल है कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहां पर, सबकी प्रश्न सब संतुष्ट है कार्रवाई से। अब ये सब कमिश्नर महोदय रिपोर्ट में देंगे, अपने जो भी है रिपोर्ट में आएगा वो चीज। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। सभी लोग सहमति से कमीशन संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई। और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। वाराणसी के डीएम ने कहा कि रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी है और रिपोर्ट के ताल्लुक से किसी भी तरह के दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं है। कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे
कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रमाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं। मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि अदालत के फैसले से कब्ल कुछ कहना मुनासिब नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अदालत को अपना काम करने दिया जाए। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जिस मसले पर बहस व मुबाहिसा हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के सिलसिले में है। जाहिर है कि सबको इस बात का इल्म है कि कोर्ट ने सर्वे के ऑर्डर दिए हैं, सर्वे मुसलसल चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन भी है। अब उसमें क्या चीज निकल रही है, क्या चीज नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की जरूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आईन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मंदिर और मस्जिद के विवाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो चुका है। इसलिए मंदिर और मस्जिद के सिलसिले में इशू बनाकर उसको विवाद पैदा करने की कोशिश करना यह कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। जो भी फैसला होगा, जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी सबूत होंगे वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और कोर्ट उस पर जब कोई फैसला सुनाएगा फिर आगे की संवैधानिक दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाए, यही ज्यादा मुनासिब बात होगी। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि जो वहां की निचली अदालत है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में होने वाले सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कल की सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। वहीं कल इस पूरे मामले में वाराणसी के निचली अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह रिपोर्ट देना है कि जो 3 दिन का सर्वे का आदेश दिया गया था वो सर्वे लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर क्या कुछ बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुलडोजर सियासत पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंतजामी कार्रवाई के तहत लोगों के घरों और दुकानों को मिसमार किया जा रहा है, वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 80% तजावुजात हैं। केजरीवाल ने कहा कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी जद्दोजहद करेगी और इसके अरकान असेंबली को जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, जितना भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि एनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? कोई कागज नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जहां पे इनका कहना है किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूं ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं। 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया। क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो नई MCD बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे।
कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे किसी को बाधा नहीं पहुंच रही, मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा है, उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है, किसी ने रस्ते पे कब्जा कर रखा है, उससे लोगों को बाधा पहुंचती है। ऐसे लोगों को मौका देके उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के एहतजाज को जायज करार देते हुए कहा कि ये लोग सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद किसी भी सूरत में हालात बेहतर होने का अक्कास नहीं हो सकती है। अनंतनाग में साबिक वज़ीर अब्दुलसलाम देवा के फर्जंद अब्दुल हाई देवा के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान डॉक्टर फारूक ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि PAGD हालात को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन देगा। इनके हमरा डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और दीगर लीडरान थे। हम जो डंडूरा पीट रहा है कि टूरिस्ट आ रहे हैं, वो अमन की शक्ल नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, कोई पुलिस कांस्टेबल मारा जा रहा है, कोई कल देख लीजिए शोपियां में वो हाथ उठाए हुए है, तब भी उसको गोली मार दी जाती है। कश्मीरी पंडित एहतिजाज कर रहे हैं, कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर कि गवर्नमेंट का बयान आया कि वो पत्थर मार रहे थे, मैंने आज तक किसी कश्मीरी पंडित को पत्थर मारते हुए नहीं देखा है। उन पर टीयर गैस चलाना और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? वो क्या कह रहे हैं कि साहब हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें उन मुकामों पे रखिए जहां पे हम लोग सिक्योर हो। हमने गवर्नर साहब के सामने ये पेश किया और उनसे कहा कि इस स्थिति को बदलाने की कोशिश। PGD का सवाल है, हम लोग सब उस चीज में आपके साथ देंगे जिसमें यहाँ अमन कानून जो है वो ठीक रहे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना शहीद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की रिहाइशगाह पर पहुंचे और मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों मिलिटेंटों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। लोग उनके दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहां कश्मीर में अमन हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहां के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। आसाम में 15 अजला में सैलाब की सी सूरत हाल है। अब तक 3 अफराद बारिश और इससे जुड़े वाकयात में हलाक हो चुके हैं, जबकि कई अफराद हुनूज लापता हैं। 56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ अजला में बेस रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। कछार, नौगांव और गोहपुर में SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में मसरूफ हैं। गोहपुर में एक उम्र रसीदा खातून पानी की तेज लहरों की जद में आकर बह गई, जिसे वहां मौजूद SDRF की टीम ने बचा लिया। दिल्ली NCR समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। दिल्ली NCR में गर्म हवाएं चल रही हैं और कल पारा 48 डिग्री के पार चला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी 48 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई रियासतों में गर्मी कहर बरपा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली NCR में जून के दूसरे हफ्ते में मानसून दस्तक दे सकता है। सुबह तो पहले हम पीते हैं 2 लीटर पानी कम से कम,
उससे बॉडी रहती है हाइड्रेटेड। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सैर करने आते हैं और बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो खाली पेट तो बिल्कुल ना है, पानी जरूर पी के आए अपने घर से, और एक बोतल अपने हाथ में हमेशा कैरी करें। ज्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी भी हो चलेगा। गर्मी तो है ही, बस अपने ऊपर है, अब कितना जिस तरीके से खुद को मेंटेन करके रख सकते हैं उतना अच्छा है। बहुत जरूरी हो गया सर, पानी नहीं पियेंगे तो फिर चलेंगे कैसे? दिल्ली में ये तो 42 डिग्री दिखा रहा है अभी। क्या करें सर, बड़ी गर्मी है। जहाँ कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो पेड़ के नीचे छाए में खड़ा हो जाता हूँ, फिर उसके बाद चलने लगता हूँ। पानी पीते पीते पेट भर जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। अब सर जी इसी पर्दे के नीचे बैठे रहते हैं या पेड़ की छाए में लगा लेते हैं, बस यही है। बहुत असर है सर जी, इस टाइम कोई आदमी नहीं दिख रहा है। 11-12 बजे के बाद कोई आदमी दिख रहा है। इस बार मौसम का मिजाज सख्त है और सख्त गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, 49 डिग्री क्या सेल्सियस इतना टेम्परेचर जाएगा, क्या इस तरह की उम्मीद थी या फिर एक नॉर्मल बात थी ये? देखिए, ये नॉर्मल तो नहीं थी, पर इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेटरी उनमें तापमान उतना नहीं गया, 46 के आसपास रहा है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से जो खुले में लगे हुए नजबगढ़ मुंगेश्वर वहाँ तापमान गया है। पर राहत की बात यह है कि कल जितने तापमान देखने को मिले, आज उतनी ही हमको राहत देखने को मिल रही है कि तमाम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो तापमान है 2 से 3 डिग्री ऑलरेडी गिर चुके हैं और इनमें कल भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके चलते एक तो गर्मी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।